First of all, good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed chapter number 1 and chapter number 2. There are various topics which are left in the chapter number 1. Today we will discuss the left topic which are related to the chapter number 1. The term is bookkeeping, accounting and accountancy. They are basically three terms which are sometimes considered as synonyms, having a same meaning. However, there is a fundamental difference among bookkeeping, accounting and accountancy. जब आप चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे तो ये तीन टर्म उसमें गिवन होगा, बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और जनरली आपको इन तीनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा. आप ये सोचेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एक ही चीज़ है. सो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, उनमें बेसिकली किस तरह का डिफरेंसेस है. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज बुक कीपिंग इज अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Boyd, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक. यानी बुक कीपिंग ऐसा आर्ट है जिसमें बिजनेस डीलिंग को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. यानी बुक कीपिंग जैसे नाम से हमारा बुक कीपिंग, बुक को कीप करना यानी रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना. सो बुक कीपिंग का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि जो ट्रांजेक्शन इवेंट्स बिजनेस में होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करने से होता है. सो इन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ R.N. Carter, bookkeeping is the science and art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in the transfer of monies and money's worth. यानी कार्टर का ये कहना है कि बुक कीपिंग एक साइंस है, एक आर्ट है, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन और उसके रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम मनी एंड मनीज वर्थ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. बुक कीपिंग एज एन आर्ट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू नॉर्थकॉट. सो इट इज़ मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी बुक कीपिंग का सिर्फ मेनली मकसद ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, उसको कीप करना. सो अंडर द बुक कीपिंग वी फॉलो द 4 activities. The first one, identification the transaction of financial nature from amongst the various transaction. यानी बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन में से जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का होगा उसे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे. देयर आफ्टर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी. फिर जो ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको मेजर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी. ओके. द थर्ड वन, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. देर आफ्टर हम उन सारे ट्रांजेक्शन्स जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है उसे ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे. जैसे हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल 2 होती हैं, एक जर्नल होता है और एक होता है सब डिवाइडेड जर्नल, जैसे सब जर्नल्स. यानी ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो वो जर्नल्स प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब बड़े होते हैं तो वो सब डिवाइडेड जर्नल्स फॉलो करते हैं. एंड देयर आफ्टर क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर. और चौथा स्टेप्स होता है बुक कीपिंग का, वो होता है जो भी ट्रांजेक्शन है जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड हुए उनको लेजर में क्लासीफाई करना. यानी इन द सिंपल वे वी कैन से कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स एंड अकाउंट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ द कॉमर्शियल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. यानी बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है. ओके. बुक कीपिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासीफाई करते हैं. ओके. बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग स्टार्ट वे बुक कीपिंग एंड्स. यानी बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है, यानी हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, इन सब करने के बाद हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. क्योंकि अकाउंटिंग में ये 3 एक्टिविटी हम लोग इंक्लूड करते हैं. समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. यानी इस अकाउंटिंग में सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यानी बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग आता है. समराइजिंग यानी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पहला वर्क होता है. देयर आफ्टर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, बैलेंस शीट बना है, तो उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ड्राइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना, ये निकालना कि बिजनेस एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन, एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्री कितना सक्सेसफुल है, कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है,
उसकी एसेट्स कितनी ज़्यादा है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, एज़ कम्पेयर टू द अदर इंटरेस्ट, ये कंपैरिजन करना। सो ये अकाउंटिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। और सबसे लास्ट फंक्शन होता है अकाउंटिंग का कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, यू नो वेरी वेल, दे आर बेसिकली टू पार्टीज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इंटरनल यूज़र, सेकेंड वन द एक्सटर्नल यूज़र। तो इनको इन्फॉर्मेशन जनरेट करने का काम भी अकाउंटिंग का होता है। सो इन ईजली वर्ड वी कैन से कि bookkeeping is a routine and calculated nature, whereas the accounting starts where the bookkeeping ends। यानी अगर हम बेसिकली देखें तो हम ये पा रहे हैं कि अकाउंटिंग के पूरे में प्रोसेस में हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेज़र करते हैं। ओके, मेज़रमेंट करने के बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये सारे शॉर्ट फॉर्म हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इवेंट्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सारा IMRC विच आर कवर्ड इन टू बुक कीपिंग। एंड समराइजिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना, एनालाइज करना और रिलेटेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो इन द ईजी वर्ड वी कैन से कि बुक अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इज दैट क्लियर? बुक कीपिंग इंक्लूड्स 4 activities, whereas accounting includes 3 activities. Now we will move to the third important topic, that is accountancy. How accounting and accountancy is different. ये सबसे बेसिक वर्ड है और जनरली जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो बेसिकली आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। 80% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो देखिए, अकाउंटेंसी क्या है और अकाउंटिंग क्या है। आपकी बुक का नाम अकाउंटेंसी, ओके, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है? ING फॉर्म, आपने सब सुना होगा ING फॉर्म, जब भी अकाउंट में ING लग जाना, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, दिस इज एन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग इज एन ए प्रोसेस, whereas accountancy is a systematic knowledge of accounting concerned with the principle and techniques which were applied in accounting। यानी अकाउंटिंग में हमें क्या करना पड़ता है? समराइजिंग करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये सारे काम हवा में तो नहीं होंगे। इन सारे काम को करने के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए? प्रिंसिपल का एंड टेक्निक्स का। प्रिंसिपल मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। और टेक्निक्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि हाउ वी विल प्रिपेयर दी ट्रायल बैलेंस, हाउ विल प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ वी विल प्रिपेयर दी position statement, balance sheet, how will we analyze the and interpret the financial statement of a company. So all those things which covered in the accountancy. So accountancy helps to guide to formulate the process of accounting। यानी अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटेंसी क्या करता है? एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम अपने अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, रिलेटेड पार्टीज़ को क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? यानी जैसे अगर हम आप बात करें 2 + 2 = 4, 2 and 2 इज़ द डाटा, 4 क्या है? इंफॉर्मेशन। यानी डाटा में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपने क्या यूज़ किया? प्लस करना है हमको, या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये सारी बेसिक टेक्निक्स, जो भी प्रिंसिपल हैं, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटेंसी। आप 2 में 2 ऐड कर रहे हैं, =4 आ रहा है, ये क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंसी से मिलने वाली सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ
प्रिंसिपल एंड मेथड्स, उसको इम्प्लीमेंट करना ऑन दी बुक कीपिंग विच इज़ नोन एज अकाउंटेंसी. सो अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. यानी अकाउंटेंसी हमें यह सिखाती है कि हम अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली वे में कैसे कर सकते हैं. ठीक. नाउ वी विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. यू नो वेरी वेल, जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो 4 चीज़ों को लेके बनता है. द फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर. सेकेंड, measuring the identifying transaction in the terms of money. Number third, recording the measured transaction. And number 4, classifying them into ledger. So there are 4 activities included in the bookkeeping. But in accounting start where the bookkeeping ends. So after the bookkeeping process, we will follow the process of accounting. In this process, first of all, we summarize the financial transaction. यानी जो लेजर बना है उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, पीएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. देयर आफ्टर इनकम स्टेटमेंट, पोजिशन स्टेटमेंट को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एंड देयर आफ्टर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट पार्टीज टू इंटरेस्टेड टू दैट. सो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेस ऑफ स्कोप. नाउ द second difference on the base of a stage, that is bookkeeping is a primary stage. bookkeeping एक प्राइमरी स्टेज है. आप देख रहे हो, जब तक हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मेज़र नहीं करेंगे, क्लासीफाई नहीं करेंगे, तो क्या उसके बाद का प्रोसेस हो सकता है? नहीं हो सकता सर. सो बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज, वेयर इज़ अ अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज. ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. वेयर एज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द calculate the net result and financial position of the business and to communicate them to interested parties. यानी अकाउंटिंग का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा हमने रिकॉर्ड किया है उससे हम नेट रिजल्ट निकाल सकें, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकें, एज वेल एज ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पार्टीज़ को सर्कुलेट कर सकें. ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, यू नो बुक कीपिंग का जो जॉब है वो रूटीन नेचर का है, क्योंकि डे टू डे हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं. तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, इट इज़ अ डेली वर्क. सो इट इज़ अ रूटीन जॉब. वेयर एज क्या हम डे वाइज, डे टू डे बिजनेस का पीएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं? नहीं सर. हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर करते हैं. यानी हर साल के अंत में जब ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, सो हम सारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. सो नेचर ऑफ जॉब के बेसिस पे देखा जाए तो बुक कीपिंग का जो जॉब है वो रूटीन नेचर का होता है एंड क्लर्कियल नेचर का होता है. वेयर अकाउंटिंग की जो जॉब होती है वो एनालिटिकल जॉब होती है, जो बार बार नहीं की जाती है. बुक कीपिंग से जो भी डाटा मिलता है उसके बेसिस पे हम अपना नेट रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं. सो हु परफॉर्म, तो आपको पता है बुक कीपिंग का जो जॉब है वो जनरली जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, वेयर एज अकाउंटिंग का जो जॉब है वो सीनियर स्टाफ करता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एज़ कम्पेयर टू द बुक कीपिंग. रिकॉर्ड करना ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग से, डाटा से इंफॉर्मेशन निकालना, दिस इज़ अ वेरी टफ टास्क एज़ कम्पेयर टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन. नॉलेज लेवल अगर बात करें तो बुक कीपिंग के लिए नॉलेज लेवल एक लिमिटेड लेवल चाहिए, बट अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग के कंपैरिजन से ज़्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है. एनालिटिकल स्किल की बात करें तो बुक कीपिंग के लिए बुक कीपर को कोई भी ज़्यादा एनालिटिकल स्किल होना ज़रूरी नहीं है. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अकाउंटेंट हो गए, कहीं जॉब करने जा गए, तो आपको पहले वो एनालाइज करने को नहीं मिलेगा, इंटरप्रिटेशन करने को नहीं मिलेगा. पहले आपको डाटा को रिकॉर्ड करने आता है कि नहीं आता है, ये पहले डाटा एंट्री का काम मिलेगा. तो डाटा एंट्री के लिए तो आपके पास ट्रांजेक्शन इवेंट्स हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करो बस. लेकिन जब आप उन डाटा के बेसिस से इंफॉर्मेशन जनरेट करने की बात आएगी, सो आपको वहाँ पे एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको हर स्टेप्स पे देखना पड़ेगा कि आपका सेल्स कब बढ़ा है, कब घटा है, किस
कारण से बढ़ रहा है, किस कारण से घट रहा है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा ना। जैसे एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करने से आपकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक, आपका सेल्स बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो आपने देखा कि देयर basically 7 difference between bookkeeping and accounting. Now we will move to the next topic, that is the difference between accounting and accountancy. Difference सिर्फ ING and ANCY का है। देखिए, एक अकाउंट के आगे ING लग गया और एक अकाउंट के आगे ANCY लग गया, दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं बट दोनों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो हमें बताता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज करना, वैसे अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। जैसे आपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा, दे आर बेसिकली 13 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे अकाउंटिंग करने के लिए, यानी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए। सो दे आर बेसिकली 13 accounting concepts, basic accounting concept, which comes from the accountancy. It is a part of accountancy and it helps to the done the process of accounting. On the basis of scope, accounting has a narrow scope because accounting starts where bookkeeping ends. But accountancy is much wider in scope and includes bookkeeping as well as accounting. So we can say that accounting includes the bookkeeping. bookkeeping को इंक्लूड भी करता है कभी कभी, अगर हम बात करें तो bookkeeping हो गया, accounting हो गया। accountancy is a mixture of bookkeeping and accounting, क्योंकि बिना accountancy के लिए ना तो आपको डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन मिल पाएंगे, ना तो उनको एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करने के लिए आपको गाइडलाइन मिल पाएगी। सो ऑन द बेस ऑफ रिलेशन, accountancy डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग नहीं होगा तो अकाउंटिंग नहीं कर सकते, और अकाउंटेंसी बेस्ड ऑन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि अगर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग नहीं होगा तो हम अकाउंटेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते। सो अगर हम अकाउंटेंसी की बुक उठाएंगे तो उसमें बुक कीपिंग की भी नॉलेज होगी एज वेल एज उसमें अकाउंटिंग की भी नॉलेज होगी। नाउ ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, अकाउंटिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी टू इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्म प्रोवाइड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग का बेसिक एम क्या होता है? बिजनेस का एट द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट का लायबिलिटी एंड एसेट्स निकालना, कैपिटल कैलकुलेट करना, बट उस बेसिस पे हमें डिसीजन लेने के लिए कौन बताता है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमें रूल बताता है, जनरल गाइडलाइन बताता है, हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि उस डाटा के बेसिस पे जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में हमें डाटा मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिला है, उस बेसिस पे हम कैसे डिसीजन ले सकें, कैसे हम डिसीजन लें कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी लायबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटेंसी से मिलती है। अकाउंटेंसी हमें सिंपली वर्ड हमें गाइड करता है, हमें रूल्स प्रोवाइड करता है, हमें प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है ताकि हम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ईजिली कर सकें। सो आज हम लोगों ने दो डिफरेंसेस पढ़ा, द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड देयर आफ्टर वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। Now we will move to the last topic of today's topic, and it is a very important topic for us because of in the last video we discussed the advantage of accounting, the advantage of accounting process, advantage of theory base of accounting। हमने सब पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ा अकाउंटिंग का, अभी तक हमने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पढ़ा। आइए हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस को प्रॉपरली गवर्न होने पे रोकती हैं। एज द डिस्कस अबव, accounting provide information about the profitability and financial soundness of a concern to the owners and other interested parties. In addition, it provide various valuable information also. However, accounting has a certain limitation which must be kept in mind while using such information. यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है
उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस से डिसीजन लेने से पहले हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली हो वो इन्फॉर्मेशन कुछ लिमिटेशन के साथ मिली हो, कुछ उसमें कमियां हो। तो पहले उन कमियों को एनालाइज करने के बाद देर आफ्टर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। लेट्स वी द स्टार्ट। The first one is influenced by personal judgment. Accounting is as at an exact science. An accountant has to exercise his personal judgment in respect of various items. For example, it is extremely difficult to predict with any degree of accuracy the actual useful life of an assets, which is needed for calculating depreciation. The same is true about the method of valuation of stock and making provision for doubtful debts. Different persons are bound to have a different opinion in respect of such things, and hence it will result in a settlement of different figures of profit and loss of a business by a different person. Hence the figures of profit cannot be taken as an exact figure. यानी सबसे पहले लिमिटेशन होती है इन्फ्लुएंस बाई पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट मतलब अगर मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूँ और आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं, तो मेरा सोच और आपकी सोच, मेरा परसेप्शन और आपका परसेप्शन अलग अलग होगा। जैसे आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब भी हम कोई एसेट्स ख़रीदते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एज़ वेल एज़ उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करने के लिए, उस पर उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम एक अदर टाइम में डिसाइड करते हैं विच इज़ यूज़फुल लाइफ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एसेट्स 5 साल 6 साल 7 साल चलेगी। सपोज़ मैंने सोचा किसी एसेट्स को ख़रीदने के बाद ये 5 साल चलेगा, और आपने उसी एसेट्स को ख़रीदने के बाद ये सोचा कि एसेट 4 साल चलेगी। सो मैंने पर ईयर उसका डेप्रीशिएशन कम कर दिया और आपने पर ईयर उसका डेप्रीशिएशन इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि आपने उसकी यूज़फुल लाइफ कम करी एज़ कम्पेयर टू मी। तो यहाँ पर्सनल जजमेंट के कारण हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, क्योंकि आपका एक्सपेंस ज़्यादा आएगा और मेरा एक्सपेंस कम आएगा। सो ड्यू टू द पर्सनल जजमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड will be different. So in this situation accounting has been influenced by the personal judgment. In other terms, provision for doubtful debts, you know very well, as per the conservatism concept आपको पता है कि हमें लॉस के लिए तैयार रहना चाहिए और प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो डेटर एक वर्ड होता है। डेटर क्या होता है? वो बंदा जिसको मैं उधार देता हूँ। तो मान लो मैंने मार्केट में 1 लाख रुपए उधार दे रखा है या 1 लाख रुपए मेरा फंसा हुआ है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए जो फंसा है उसमें से 10,000 रुपये बैड डेप्स हो जाएगा या 10,000 रुपये हमको नहीं मिलेगा। सो वी एज्यूम डैट कि 10% ऑफ द डेटर विल बी बिकम्स अ बैड डेप्स इन फ्यूचर, यानी 1 लाख का 10,000 रुपीज़ क्या होगा, वो डूब जाएगा। इट इज़ अ प्रोबेबली, ये हो सकता है। बट वही आपने क्या प्रिज्यूम किया कि 1 लाख रुपए में से कम 5,000 रुपये डूबेगा, तो आपका रेट ऑफ प्रोविज़न फॉर बैड डेप्स वो था 5% और मेरा क्या था 10%। तो मेरा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपेंस। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आपने यूज़फुल लाइफ अलग जज किया, आपने प्रोविज़न फॉर बैड डेप्स जज किया। ये नहीं पता कि कौन सही है, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। ये बाद में पता चलेगा कि एसेट्स कितने साल चलेगी। हो सकता है मैं सही हूँ, आप गलत हो जाओ, आप सही हो, मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है दोनों में से कोई ना सही हो, दोनों ही गलत हो जाएं। उसी तरह से प्रोविज़न फॉर बैड डेप्स में भी है कि मैंने पैसा उधार रख के रखा हुआ है, 1 लाख में 10,000 रुपये मैंने सोचा है कि डूब जाएगा, और आपने कहा है कि 1 लाख में से 5,000 रुपये डूबेगा, तो हमने उसके लिए अभी से प्रोविज़न बनाना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि 10,000 डूबे तो मैं सही हो जाऊँ, हो सकता है 5,000 डूबे तो आप सही हो जाओ, हो सकता है कि 15,000 डूब जाए या 1 रुपये भी ना डूबे। इट मीन्स पर्सनल जजमेंट जो है वो अलग अलग बंदों का अलग अलग होगा। सो उस बेसिस पे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गया आएगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हो गया आएगा, वो अलग अलग आएगा। सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट द इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। नेक्स्ट वन इज based on accounting concept and convention. Accounts are prepared on the basis of number of accounting concept and convention. Hence, the profitability and financial position disclosed by it may be not be realistic.
For example, fixed assets are shown in the in the balance sheet according to the historical cost concept. This means the fixed assets are shown at their cost, not at their market value. The value realized on the sale may be more and less than the value stated in the balance sheet. Similarly, on the account of convention of conservatism, the profit and loss does not disclose the true profit of the business because future losses are provided as the figures. Futures income are ignored. आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है. उसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस विच इंक्लूड द purchase price, transportation cost, installation cost, or any other cost which are related to the making useful assets. Okay, इन सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं. तो एसेट्स को हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं? उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. 50,000 रुपये मैंने एग्जांपल दिया था एसी का, 50,000 रुपये इतना लगा, 1,000 इतना लगा, 500 इतना लगा, तो टोटल आपने एसी खरीदा 52,000 में, आपने रिकॉर्ड कर लिया. आफ्टर सम टाइम हो सकता है उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स को तो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको लॉसेस के लिए क्या होना चाहिए? प्रिपेयर होना चाहिए. तो अगर उस एसेट्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू घटती है, आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो कहता है कि उसकी मार्केट वैल्यू को लेके चलना चाहिए या लॉसेस के लिए प्रोविज़न बना के चलना चाहिए. तो जो होल अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में बंधी हुई है. सो कभी कभी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को ओवरलैप करता है. कभी हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. आपने अपनी एसेट्स को कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है, मैंने उस पर ईयरली क्या किया, उसकी वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ एडजस्ट किया. तो मैं इस जमाने के साथ चल रहा हूँ और आप हिस्ट्री के साथ चल रहे हैं. मैं प्रेजेंट के साथ चल रहा हूँ और आप पास्ट के साथ चल रहे हैं. सो यहाँ कौन सही होगा? मैं सही होगा, मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया. सो क्या मैं ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ बिजनेस का? नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है. The next one is incomplete information. You know very well. Accounting statement provide only the incomplete information because the actual profit or loss of the business can be known only when the business closed down. Yes. देखिए, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, पर्टिकुलर ईयर के लिए रिकॉर्ड करते हैं. सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस में एक्सप्लेट नहीं होती, इम्प्लाइड होती हैं, जो बिज़नेस को इनडायरेक्टली प्रॉफिट कराती हैं, लॉस कराती हैं, जो बिज़नेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज डिक्रीज कराती हैं. सो जनरली बिज़नेस की सही प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी का डिटर्मिनेशन उसके क्लोजिंग डाउन पे पता चलता है. हम उसका एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि बिज़नेस एक्सपेक्टेड वे में इतना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न कर रही है. The next one, the most important is omission of qualitative information. You know very well, money measurement concept. According to the money measurement concept, all those transactions which are recorded, which can be expressed in terms of money, those transactions will be recorded in the books of account. And all transaction and events which cannot be expressed in money, इट कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स मनी में मेज़र हो पाएंगी, रुपये में मेज़र हो जाएंगी, मनी में हो पाएंगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया में मेज़र हो पाएंगी, उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे. जो चीज़ें रुपया में यानी मनी में मेज़र नहीं हो पाएंगी, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो आप खुद सोचिए, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात की, क्वालिटेटिव की बात नहीं की. जैसे मैंने उस समय एग्जांपल दिया कि सपोज़ आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, हॉनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, स्किलफुल हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं. क्या उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है सर. सो क्या इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. सो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, वही ट्रांजेक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी में मेज़र हो पाते हैं. सम काइंड ऑफ information, some kind of things which cannot be recorded in the books of account, but it affects the business cycle. For example, changes in management, reputation of the business, labor relations, firm's ability to develop a new products, efficiency of management, satisfaction of firm's customer. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
ये चीज़ें हमारे बिजनेस को ऊपर ले जा सकती हैं और नीचे ले आ सकती हैं, बट इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई जगह नहीं देते। तो क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हमारा पोजीशन स्टेटमेंट सही इन्फॉर्मेशन देता है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करता है। ये जो नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यू नो वेरी वेल कि हम अपनी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग प्राइस लेवल के चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करते। इसके लिए एक नया टर्म आया है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। आप जब बड़े हो जाओगे तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में जानोगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक ऐसा नया टर्म है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। यू नो वेरी वेल कि आज का जो 1 रुपये की परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है, वो आने वाले 10 साल, आने वाले 5 साल में उसकी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी डिक्लाइन हो पाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में। हमेशा पहले आप 10 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद लेते थे और आज 100 रुपये भी 10 रुपये के बराबर नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी हमेशा क्या हो रही है? डिक्लाइन होती जा रही है। क्योंकि हमारी देश की जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी देश डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रही है, हमारी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी डिक्लाइन होती जाती है, क्योंकि मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, ये आप समझेंगे इन फ्यूचर। तो आप अभी बेसिकली देखिए, तो अभी आपको रिसोर्सेज जो हैं वो कम दाम पे अवेलेबल हैं, इन फ्यूचर वही रिसोर्सेज आपको महंगे दाम पे अवेलेबल होंगे। तो जो 1 रुपये की ताकत है ना, रुपए की ताकत, वो डिक्लाइन होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है वैसे वैसे हमारे रिसोर्सेज स्केयर्ड होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्राइस लेवल के जो चेंजेस हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं होती है। हम इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के टर्म्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके लिए अलग से अकाउंटिंग बनाई गई, दैट इज़ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बट बेसिक अकाउंटिंग की अगर बात करें तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें हम लोग चेंजेस इन प्राइस लेवल को इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ और ट्रेडिशनल कॉस्ट यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक बहुत ही अच्छा टर्म है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो मतलब खिड़की, ड्रेस मतलब सजाना। आप ऐसा समझिए, आप अब किसी घर को देखेंगे तो घर की जो खिड़की होती है, खिड़की से आप घर के अंदर झांक के एस्टिमेट करते हैं कि भैया घर के अंदर फैसिलिटी अच्छी है कि ख़राब है। तो जनरली अगर आप बाहर वालों को अट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो आप अपनी खिड़की के ठीक सामने, यानी जब बाहर से आप खिड़की से अपने घर के अंदर देखिए तो आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे लाइट्स लगाते हैं, ताकि बाहर से बंदा जब खिड़की से अंदर देखे तो आपके घर को कहे वाह कितना अच्छा घर है। अंदर आने पे ज़रूर रियलिटी अलग होती है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ विंडो ड्रेसिंग एक टेक्निक है जिससे जनरली बिहेवियर में आप देखते हैं कि लोगों को विंडो के थ्रू अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है। जब हम अंदर आते हैं, एक्चुअलिटी में आते हैं, तो सिर्फ खिड़की से दिखने वाले पोर्शन ही अच्छे दिखते हैं, बाकी सारे पोर्शन एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन उतने अच्छे नहीं होते। विंडो ड्रेसिंग होता क्या है? वो ये होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। यानी जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने रिलेटेड पार्टीज़ को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भैया मैं जो हूँ ना उससे ज़्यादा बेटर पे हूँ। अगर मेरी कंपनी 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है और मैं दिखाऊंगा 1,50,000 रुपये प्रॉफिट, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है? आप बैठ के सारे ट्रांजेक्शन इवेंट को रिकॉर्ड थोड़ी ना करोगे। आपको तो जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितना पीएल अकाउंट मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगी, जितने टूल्स एंड टेक्निक्स मिलेंगे, जितने एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, सिर्फ उसी को देख के तो आप डिसीजन करोगे। आप क्या हिस्ट्री निकालने लगोगे पूरे बिजनेस की? नहीं ना। और सिर्फ आप ये भी देख रहे हो बिजनेस में सिर्फ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आती है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आती है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी हम एक्सप्रेस नहीं करते। हम बताते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना उसकी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज़ है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। उसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लेबर रिलेशन अच्छे नहीं हैं, हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से खुश नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करते हैं? नहीं। तो विंडो ड्रेसिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं और रिलेटेड पार्टीज़ को ये कन्विंस करते हैं कि हम जिस पोजीशन में हैं उससे ज़्यादा बेटर कंडीशन में हम हैं, यानी अपने आप को और बेटर दिखाना। इज दैट क्लियर?
it is also a very important limitation of accounting that is affected by window dressing. So some of the organization manipulate the accounting records, as well as they disclose a more favorable position than the actual position. जैसे for example, purchase made at the end of the year may not be recorded, closing stock may be overvalued, so correct decision cannot be taken on the basis of such information. So today आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, and the difference between accounting and accountancy, and thereafter at the last of this video we discuss the 6 limitation of accounting. So I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश की गई है वो काफ़ी हद तक आपको कन्वे हुई होगी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स लॉट.